एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। पिंकी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और वो पढ़ने में भी काफी होशियार थी, परंतु पिंकी का रंग काला था, जिस वजह से उसे लोगों के बहुत ताने सुनने पड़ते थे। साथ ही स्कूल में भी उसका सब बहुत मजाक बनाते थे। लेकिन पिंकी क्लास के बिल्कुल लास्ट वाले डेस्क पर बैठी हुई थी, और वो भी अकेले, क्योंकि कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। काले रंग की वजह से उसके स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। तभी मोना नाम की एक लड़की क्लास के अंदर आती है और कहती है, अरे आज मैं बहुत लेट हो गई, क्लास में तो बैठने की जगह ही नहीं बची। तभी पिंकी मोना से कहती है, मोना मेरे बगल वाली सीट खाली है, अगर तुम चाहो तो यहाँ आकर बैठ जाओ। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगी, तू बहुत काली है। अगर मैं तेरे साथ बैठूंगी तो मैं भी काली हो जाऊंगी। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तेरे पास बैठूंगी। मोना की बात सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे हर रोज यही सब सुनना पड़ता था। इसी वजह से उसका स्कूल आने का भी मन नहीं करता था। स्कूल की छुट्टी के बाद पिंकी रोते हुए अपने घर लौटती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना, सब लोग मुझे काली काली बोलकर चढ़ाते रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। पिंकी की बातें सुनकर पिंकी की माँ कहती है, अरे तू चिंता मत कर बेटी, तुझे पता है तेरे पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है। अगले महीने हम लोग ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाएंगे। वहाँ पर हम तेरा बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। सच्ची में माँ? हाँ मेरी बच्ची। अपनी माँ की बातों से पिंकी बहुत खुश होती है और उम्मीद करती है कि नए स्कूल में जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ सभी उससे अच्छे से बात करेंगे और सभी उसके दोस्त बन जाएंगे। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और पिंकी अपने परिवार वालों के साथ दूसरे शहर में चली जाती है। वहाँ जाकर उसके माता पिता उसका एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा देते हैं। पिंकी एक नई उम्मीद के साथ स्कूल जाती है, लेकिन पहले ही दिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इस स्कूल के बच्चे तो और भी ज्यादा बुरे थे और वो पिंकी से बहुत बुरी तरह बात कर रहे थे। अरे वो देख, वो हमारे स्कूल में नहीं आई है, देख तो जरा कितनी काली है। अरे ये तो अमावस की रात से भी ज्यादा काली है, लेकिन इसे हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया? मुझे तो इसे देखकर लग रहा है कि आज का दिन हमारा खराब होने वाला है। तुम सही कह रही हो, देखो तो जरा कितनी डरावनी लग रही है। अगर कोई छोटा बच्चा इसको रात में देख ले तो वो चुड़ैल समझकर डर ही जाएगा। तभी पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है और वो बच्चों से कहती है, बच्चों फटाफट रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ। अरे यार, आज फिर से सरप्राइज टेस्ट? कहा था ना मैंने, आज का दिन हमारा खराब हो जाएगा। ये काली लड़की तो सच में बहुत मनहूस है। फिर टीचर पिंकी को अपने पास बुलाती है और कहती है, टेस्ट से पहले आप लोग इस नई लड़की से मिलो, इसका नाम पिंकी है, कौन बनना चाहेगा इसका दोस्त? टीचर की इस बात पर कोई बच्चा हाथ नहीं उठाता। सबसे आगे वाले डेस्क पर एक प्रियंका नाम की गोरी चिट्टी सी लड़की बैठी हुई थी। वो कहती है, मैडम इतनी काली लड़की से कौन दोस्ती करना चाहेगा? प्रियंका के इस बात से पिंकी को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि इस स्कूल में भी सब उसे काली काली बोलकर चिढ़ाएंगे। पिंकी ये सोचकर घबरा जाती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रियंका पिंकी के पास आती है और कहती है, अरे अरे देखो तो जरा इस काली चुड़ैल को। ओ चुड़ैल, किसने एडमिशन दिया तुझे इस स्कूल में? तुझे पता है ये स्कूल मेरे पापा का है। तेरे यहाँ आने की वजह से मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा कि उनके स्कूल में काली लड़की पढ़ती है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली हूँ, इससे तुम्हारे पापा का और तुम्हारे स्कूल का नाम क्यों खराब होगा? काली होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। अरे बाप रे, ये तो जुबान भी लड़ाती है। ओए, अगर तूने मुझसे ऐसे बात की ना तो मुझे 1 मिनट लगेगा बस तुझे स्कूल से निकालने में। मेरे पापा का स्कूल है ये, मुझसे जबान संभाल कर बात करना। प्रियंका पिंकी को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से हर रोज प्रियंका पिंकी के ऊपर अत्याचार करती रहती थी। हर रोज क्लासरूम में घुसकर पिंकी के बैग से ही अपना डेस्क साफ करती थी और तो और वो पिंकी को क्लास में बैठकर लंच भी नहीं करने देती थी।
ओए लड़की, यहाँ क्लासरूम में बैठकर लंच नहीं करेगी तू। तुझे देखकर हमसे खाना नहीं खाया जाता। पिंकी हर रोज लंच के समय कॉरिडोर में जाकर खाना खाया करती थी। कॉरिडोर में बैठकर वो खाना खाती और सिसक सिसक कर रोती रहती थी। हे भगवान, आप मुझे काला क्यों बनाया? सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। यहाँ कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ भगवान? इसी तरह दिन बीत रहे थे। पिंकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज थी। उसका जनरल नॉलेज तो कमाल का था। क्लास में टीचर कोई भी सवाल पूछती थी तो पिंकी झट से उसका जवाब दे देती थी। इसी तरह फाइनल परीक्षा आ जाती है और पिंकी मन लगाकर अपना एग्जाम देती है। स्कूल के प्रिंसिपल के पास जब रिजल्ट आता है तो वो देखती है कि पिंकी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। प्रिंसिपल को चिंता हो जाती है। अब मैं क्या करूं? अग्रवाल जी तो इस स्कूल के मालिक है, लेकिन उनकी बेटी के नंबर तो पिंकी से कम आए हैं। अगर उनकी बेटी की जगह कोई और फर्स्ट आ गया तो वो गुस्सा हो जाएंगी। प्रिंसिपल अग्रवाल जी को फोन करके सारी बात बताती है। अग्रवाल जी गुस्से में कहते हैं, मेरे स्कूल में मेरी बेटी के अलावा कोई और फर्स्ट कैसे आ सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं किसी भी टीचर को सैलरी नहीं दूंगा। वैसे भी हर साल मैगजीन में फर्स्ट आने वाले बच्चों की फोटो लगती है। उसमें इतनी काली लड़की की फोटो छपेगी तो कैसा लगेगा? अब आप लोग देख लीजिए क्या करना है आप लोगों को। प्रिंसिपल चिंता में आ जाती है। वो पिंकी का नंबर कम कर देती है और प्रियंका का नंबर बढ़ाकर उसको पूरे स्कूल में टॉप करवा देती है। क्लास में जब सभी बच्चों को रिजल्ट दिखाया जाता है तो पिंकी प्रिंसिपल मैडम के पास जाकर कहती है, मैम, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, फिर मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? मैंने तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे और प्रियंका टॉप कैसे आ सकती है? उसने तो मेरे सामने चीटिंग करी थी। अब जो है वो है पिंकी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम हार मानना सीख जाओ बेटी। पिंकी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो प्रियंका की बातें सुन लेती है। प्रियंका अपनी सहेलियों को सारी बातें सच सच बता रही थी कि कैसे उसके पापा ने पिंकी के नंबर कम करवाकर प्रियंका के नंबर बढ़वाए हैं। ये सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है। वो घर चली जाती है और रोने लगती है। माँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। मैं तो तुझसे कितना प्यार करती हूँ बेटी। बस तुम ही तो करती हो, और तो कोई नहीं करता ना। मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ तक कि परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर मिलने के बाद भी मेरे नंबर कम कर दिए गए हैं। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। पिंकी 2 दिनों तक स्कूल नहीं जाती है। उसके स्कूल ना जाने पर स्कूल में कोई उसकी खोज भी नहीं करता। इतने में स्कूल क्विज कंपटीशन शुरू हो जाता है। पिंकी के स्कूल से प्रियंका कंपटीशन में भाग लेती है। ये कंपटीशन स्कूल के प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ था। प्रियंका कंपटीशन में भाग तो ले लेती है, पर किसी भी क्वेश्चन का ठीक से आंसर नहीं दे पाती। वो हर एक प्रश्न का गलत उत्तर दे रही थी। ये सब देखकर स्कूल की प्रिंसिपल चिंता में पड़ जाती है। देखते देखते कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो जाता है। पहले राउंड में पिंकी का स्कूल सबसे पीछे था। प्रिंसिपल मैडम अग्रवाल जी के पास जाती है और कहती है, अग्रवाल जी, मुझे लग रहा है हमारा स्कूल ये कंपटीशन हार जाएगा, क्योंकि प्रियंका बेटी ठीक से आंसर नहीं दे पा रही है। नहीं, अगर हमारा स्कूल हार गया तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें ये कंपटीशन जीतना है। तभी प्रिंसिपल अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर तुरंत पिंकी के घर पहुंचती है और पिंकी से कहती है, पिंकी जल्दी चलो, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्रिंसिपल मैडम, आप यहाँ? ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। पिंकी 5 मिनट में रेडी हो जाती है। फिर प्रिंसिपल मैडम उसको तुरंत कंपटीशन में लेकर जाती है। अब प्रियंका की जगह पिंकी भाग लेती है और एक के बाद एक सही आंसर देकर वो अपने स्कूल को इस प्रतियोगिता में जिता देती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अग्रवाल साहब खुद पिंकी के पास आकर कहते हैं, पिंकी बेटी, हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी प्रिंसिपल मैडम भी कहती है, हाँ पिंकी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तो हमारे स्कूल की असली शान हो। तभी वहाँ पर प्रियंका भी आती है और कहती है, हाँ पिंकी, मुझे भी समझ आ गया कि ऊपरी खूबसूरती से कुछ नहीं होता। आज से तुम मेरी दोस्त हो।
सच में प्रियंका? हाँ पागल, सच में। इतना कहकर प्रियंका पिंकी को गले लगा लेती है। स्कूल को कंपटीशन जीतने का प्राइज मिलता है और पिंकी को भी क्लास का टॉपर घोषित किया जाता है। अब तो क्लास के सारे बच्चे पिंकी के दोस्त बन गए थे और पिंकी प्रियंका की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब पिंकी को सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह अब वो अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगती है। सूरजपुर गांव में चांदनी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन जूली के साथ रहती थी। चांदनी जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चांदनी की सौतेली माँ कौशल्या और उसकी सौतेली बहन जूली उस पर खूब अत्याचार किया करते थे। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक भी नहीं देती थी। कौशल्या को सोने चांदी के गहने पहनने का बहुत ही शौक था। एक दिन कौशल्या की पड़ोसन सुषमा उसके घर आई। अरे ये देखो कौशल्या, मेरा नौलखा सोने का हार आज ही मेरे पति दुबई से लेकर आए हैं। सोची तुम्हें दिखा दूं, अच्छा है ना? अरे छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा इसके बारे में? अब तुम्हारे पति ने कहा तुम्हें ये सब दिया होगा। वो क्या है ना कि सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना होती है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा की कही हुई बातें कौशल्या को सुई की तरह चुभ जाती है। अरे समझते क्या है खुद को? पति ने एक हार क्या लाकर दे दिया? महारानी हवा में उड़ने लगी। अरे मेरे पास इससे भी महंगे महंगे पुश्तैनी गहने रखे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, चार पैसे आते ही हवा में उड़ने लगते हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी उसे अपने गहने दिखाऊंगी और फिर पूछूंगी किसके पास ज्यादा गहने हैं। आइवरी। अरे मेरी प्यारी माँ, ये अकेले में किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं। वो चांदनी कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी किचन में। चांदनी, चांदनी कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? वो मैं किचन में रोटी बना रही थी। ठीक है, वो सब छोड़ और जा। मेरे ये सारे पुश्तैनी गहने हैं, इसे संभाल कर अच्छे से नदी से साफ करके ले आ। रखे रखे धूल जम गई है। और सुन, अच्छे से चमका कर लाना, समझ गई? ठीक है माँ। अब खरी खरी मेरा मुंह देखेगी या जाएगी? जा अब देखती हूँ सुषमा कैसे मेरी बराबरी करती है। इधर चांदनी सारे गहने लेकर नदी में धो रही होती है, तभी गलती से सारे गहने उसके हाथ से छूटकर नदी में बह जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? गहने कहाँ चले गए? अरे कोई पकड़ो इसे। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब तो माँ मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? चांदनी वही नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। रोते रोते उसे बहुत देर हो जाता है। फिर वो दुखी मन से डरते डरते घर आ जाती है। मनहूस, कहाँ थी अब तक? लगता है मार खाए तुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए तेरा घर के कामों में मन नहीं लग रहा। सुबह से घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ या तेरा बाप? अभी कर देती हूँ माँ। अच्छा सुन, जो गहने तुझे साफ करने के लिए दिए थे, कहाँ रखी है? ला दे, मुझे पहनना है। माँ वो गहने तो। अरे क्या ये वो लगा रखी है? लेकर आना। फिर चांदनी माँ को डरते हुए सारी बात बताती है। यह सब सुनकर तो कौशल्या का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। क्या? तूने मेरे सारे गहने नदी में डुबा दिए? अरे करमचली, गहने डुबाने से पहले तू क्यों नहीं उसी में मर गई? कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने डुबाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन कौशल्या उसकी एक नहीं सुनती है और चांदनी की खूब पिटाई करती है। तभी जूली बोलती है, माँ ये ऐसे नहीं मानेगी। माँ, गहने इसने नदी में बहाए हैं ना, अब इसी को बोलो नदी से गहने ढूंढ कर लाएगी। हाँ सुन कमीनी, अब जा और नदी में से मेरे सारे गहने लेकर आ। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे गहने चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। अगर गहने नहीं मिले तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। चल अब जा और गहने के साथ ही घर में कदम
नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतनी बड़ी और गहरी नदी में से माँ के गहने कैसे ढूंढूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर गहने नहीं मिले तो माँ मुझे मार डालेगी। चांदनी काफी देर तक वहीं बैठकर रोती है। फिर वो सोचती है, अगर बिना गहने के घर गई तो माँ मुझे जान से मार डालेगी। माँ के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर चांदनी नदी में कूद जाती है। चांदनी जैसे ही नदी की गहराई में जाती है तो उसे एक समतल जमीन दिखाई देता है जहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे दो जादुई नदी दिखाई देती है। एक नदी लाल रंग की होती है और दूसरी नदी पीले रंग की होती है, जिसमें से आवाज आती है, जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है लड़की, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे। यहाँ तुम्हें तुम्हारी जरूरतों का सारा सामान मिलेगा और तुम यहाँ एक रानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। नहीं नहीं लड़की, तुम उस लालची नदी के बहकावे में मत आओ। चांदनी, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बस जो तुम्हें चाहिए वही मिलेगा। चांदनी थोड़ा सोचकर बोलती है, जादुई नदी जी, मैं आपके पानी में ही आना चाहती हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो यहाँ बस पानी में अपने माँ के गहने की तलाश में आई थी। कृपया करके आप मुझे मेरी माँ के गहने दे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। चांदनी के इतना बोलते ही दोनों नदी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है चांदनी। यह सब क्या है और आप कौन हैं और ये मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत चांदनी, यह परियों की दुनिया है और ये जादुई नदी है। हम इस नदी में डूबने वाले हर किसी का इसी तरह से परीक्षा लेते हैं, जिस परीक्षा में तुम पास हो गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ के गहने चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी चांदनी को उसकी माँ के गहने दे देती है। साथ ही परी चांदनी को खूब सारे सोने और चांदी देती है, लेकिन चांदनी उसे नहीं लेती है। परी जी, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस 10 सोने के सिक्के चाहिए, जिससे मेरी सहेली महक की माँ का इलाज हो सके। और मेरी माँ के गहने मुझे दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, ये लो, जाओ और हमेशा खुश रहो। और फिर परी चांदनी को नदी से बाहर किनारे पर पहुंचा देती है। चांदनी खुशी खुशी अपनी माँ के सारे गहने लाकर दे देती है। गहने देखकर कौशल्या बहुत ही हैरान होती है। ए लड़की, सच सच बता, ये गहने कहाँ से आए? क्योंकि नदी में गहने डूबने के बाद उसे ढूंढना तो नामुमकिन है। बता, कहाँ से लाई है? और ये तेरे हाथ में सोने के सिक्के कहाँ से आए? ला, दिखा इसे। यह सोने के सिक्के मुझे जादुई नदी वाली परी ने दिया है। परी, वो कहाँ मिली तुम्हें? और फिर चांदनी अपनी माँ को जादुई नदी वाली बात बताती है। यह सब सुनकर कौशल्या बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, तूने परी से और भी गहने क्यों नहीं मांगे? और वो जो तुम्हें सोने चांदी दे रही थी, लिए क्यों नहीं? कौशल्या चांदनी को फिर से एक चाटा लगा देती है। माँ, मैंने भी दादाजी से सुना था, उस नदी के अंदर एक जादुई दुनिया है, जिसमें बहुत सारी जादुई परियां रहती हैं। माँ, क्यों ना हम खुद वहाँ जाकर परी से ढेर सारे गहने और सोने मांग कर ले आए? अरे वाह बेटी, कितनी होशियार हो गई है मेरी बच्ची। चलो बेटी, हम वहाँ से और भी सोने चांदी लेकर आते हैं। और तू, और सुन मनूस, हमारे आने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। इतना बोलकर कौशल्या अपनी बेटी जूली के साथ उस नदी के किनारे जाकर दोनों नदी के अंदर छलांग लगा देती है। तभी वो दोनों जादुई परियों की दुनिया में पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें भी वहाँ 2 जादुई नदी दिखाई देते हैं। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें जीवन का सारा सुख मिलेगा और यहाँ से तुम जितना चाहो उतना धन अपने साथ ले जा सकती हो। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनना, लालच में मत आना।
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकाल दूंगी और मैं तुम्हें बदले में 10 सोने के सिक्के दूंगी। मेरी नदी में आओ, मैं तुम्हें ढेरों सोना दूंगी। माँ, इस लाल नदी में चलते हैं, वहाँ से हमें खूब सारे धन दौलत मिलेंगे। इस बेकार सी नदी में जाने का क्या फायदा। और फिर दोनों माँ बेटी लाल नदी में चली जाती है। तभी वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, लालची औरत, अब तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन गई हो और इस लालची जादुई लाल नदी में कैद हो गई हो। अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे खाना खाना बहुत ही पसंद है और अब से तुम दोनों माँ बेटी को मेरे लिए जिंदगी भर यहाँ रहकर खाना बनाना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। कौशल्या और जूली दोनों उस चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उससे खूब सारे काम करवाने लगती है और वह दोनों हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं। और इधर चांदनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।